दुबई कभी ऑयल पर बिल्ड नहीं हुआ और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस शहर की असली कहानी को समझना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट की सबसे रिकग्नाइजेबल स्काईलाइंस में से एक होने के बावजूद दुबई का राइज पेट्रोलियम की वजह से नहीं हुआ। 1975 में इस शहर की पॉपुलेशन सिर्फ तकरीबन 1,75,000 थी, लेकिन 2025 तक यह नंबर बढ़कर लगभग 4 मिलियन हो गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक एक्सप्लोजन था। 2000% से ज़्यादा का इजाफा सिर्फ 5 डिकेड्स में। लेकिन इस रिपर्ड एक्सपेंशन के पीछे आयल नहीं था। उसके पीछे एक आइडिया था, एक प्रॉमिस था, एक ऐसा प्रॉमिस जो सिंपल भी था और पावरफुल भी। चाहे मिडिल ईस्ट में कितनी भी इंस्टेबिलिटी हो, वार्स हों, रेवोल्यूशंस हों या सियासी टेंशन, ये सब दुबई के बॉर्डर्स तक नहीं पहुंचेगा। ये शहर अलग है, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ये प्रॉमिस सिर्फ एक नैरेटिव नहीं था, बल्कि इसकी डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू थी। दुबई ने अपनी पूरी आइडेंटिटी इस ट्रस्ट पर बिल्ड की। 2025 के एंड तक दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस बन चुका था, जहां 280 बैंक्स, 102 हेज फंड्स, 500 से ज़्यादा वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और 1200 से ज़्यादा फैमिली ऑफिसेज ऑपरेट कर रहे थे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये ट्रस्ट का रिफ्लेक्शन है। सिर्फ एक साल में यूएई ने लगभग 99,900 मिलियनेयर्स को अट्रैक्ट किया, जो अपनी वेल्थ रिलोकेट कर रहे थे। ये दुनिया के किसी भी और कंट्री से ज़्यादा था। सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड सब पीछे रह गए। ये बताता है कि ग्लोबल एलीट किस चीज़ को वैल्यू करती है, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। 25 फरवरी 2026 को दुबई के सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर एमआर प्रॉपर्टीज़ ने $49 बिलियन दिरहम्स की हिस्ट्रिक वैल्यूएशन हासिल की, जो कि लगभग $40.8 बिलियन बनती है। यह मोमेंट दुबई के लिए पीक कॉन्फिडेंस का सिंबल था। रियल एस्टेट मार्केट फुल बूम में था। अगस्त 2025 में शहर ने पहली दफ़ा 250,000 रेजिडेंट्स क्रॉस किए और प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये नंबर 2 मिले तुरंत तक 5 मिलियन और 2 मिले करंट तक 5,9 मिलियन तक पहुंच सकता था। गोल्डन वीज़ा जैसे प्रोग्राम्स ने इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और वेल्थी फैमिलीज़ को अट्रैक्ट करने में की रोल प्ले किया। डेटा के मुताबिक सिर्फ एक साल में 238 मिलियन नए लोग दुबई शिफ्ट हुए। पॉपुलेशन ग्रोथ 6% से ज़्यादा थी, जो कि रीसेंट ईयर्स में सबसे फास्ट थी। ये सब इंडिकेट करता था कि दुबई सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। लेटेस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक दुबई में 81,000 मिलियनेयर्स, 237 सेंटी मिलियनेयर्स और 20 बिलियनेयर्स रहते थे। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी भी ग्लोबल सिटी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा था, स्काईलाइन चेंज हो रही थी और हर चीज़ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर थी। लेकिन फिर फरवरी 28, 2026 आया और सब कुछ एकदम से बदल गया। यह दिन एक नॉर्मल बिजी वीकेंड होना था। रमज़ान चल रहा था और पीक टूरिस्ट सीजन था। सैटरडे की दोपहर थी, बीचेस लोगों से भरी हुई थीं, होटल ब्रांचेस फुल स्विंग में थे और लग्जरी रिजॉर्ट्स यूरोपियन टूरिस्ट से पैक्ड थे जो विंटर से एस्केप कर रहे थे। पाल्म जुमीरा पर इंटरनेशनल विजिटर्स का रश था और दुबई मरीना यॉट्स और पार्टीज से अलाइव थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक कि अचानक सिचुएशन चेंज नहीं हो गई। ईरान ने यूएई की तरफ एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की। इस अटैक में 189 बैलिस्टिक मिसाइल्स, NAU-100 41 ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइल्स शामिल थे। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मेजॉरिटी को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ प्रोजेक्टाइल्स फिर भी अंदर तक पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं किया, उन्होंने साइकोलॉजिकल डैमेज किया। उन्होंने वो चीज़ तोड़ दी जो दुबई की फाउंडेशन थी, ट्रस्ट। ये अटैक एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन का हिस्सा था। ईरान ने ये स्ट्राइक्स यूएस और इजराइल के एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन के रिस्पॉन्स में किए, जिसका नाम था रोरिंग लायन। इस ऑपरेशन ने ईरान के अंदर की मिलिट्री और लीडरशिप टारगेट्स को हिट किया। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर उस पर अटैक हुआ
तो वो रीजन के तमाम अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेगा। यूआईआई में दफरा आयर बेस मौजूद है जो कि अबू ज़बी के करीब है और यूएस मिलिट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से यूएई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन का हिस्सा बन गया। दुबई ने डेकेड्स तक एक यूनिक रेप्यूटेशन बिल्ड की थी, एक ऐसी जगह जहां मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी का असर नहीं होता। लोग यहां इसलिए आते थे क्योंकि यह प्रिडिक्टेबल था, सेफ था और न्यूट्रल लगता था। लेकिन 28 फरवरी ने इस परसेप्शन को चैलेंज कर दिया। लोगों को पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि ये शहर भी वल्नरेबल है। दुबई की इकॉनमी ऑयल पर डिपेंड नहीं करती। पेट्रोलियम उसकी जीडीपी का सिर्फ 2% से भी कम हिस्सा है। इसके बरअक्स अबू धाबी यूएई के ज़्यादातर ऑयल रिजर्व्स कंट्रोल करता है और उसकी इकॉनमी हेविली ऑयल ड्रिवन है। दुबई ने अपनी ग्रोथ ट्रेड, टूरिज्म, एविएशन और फाइनेंस पर बिल्ड की। मिले नवसेंट क्वार्टरविंग संक में एमिरेट्स एयरलाइंस लॉन्च हुई और धीरे धीरे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का बिजिएस्ट इंटरनेशनल हब बन गया। 2 मिल विंथ क्वार्टर में दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स ने मिलकर सेंट विंथ ह्विट विर्गल 7 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किए। ये नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि दुबई ग्लोबल कनेक्टिविटी का सेंटर बन चुका है। दुबई ने अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन को परफेक्टली यूटिलाइज किया। 8 घंटे की फ्लाइट के रेडियस में दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन रहती है और दुबई ने अपनी पोजीशन इस नेटवर्क के सेंटर में एस्टैब्लिश की। इस वजह से यह एक नेचुरल ट्रांजिट हब बन गया। लेकिन सिर्फ लोकेशन काफ़ी नहीं होती, ट्रस्ट भी चाहिए होता है और दुबई ने वो ट्रस्ट बिल्ड किया। इस शहर ने वेल्थी इंडिविजुअल्स और डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस दोनों को अट्रैक्ट किया। सीरिया के रेफ्यूजीज, अरब स्प्रिंग के बाद रीलोकेट होने वाले लोग, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद आने वाले इन्वेस्टर्स और यूके के वेल्थी इंडिविजुअल्स सब दुबई आए। हर वेव का रीजन सेम था, स्टेबिलिटी। दुबई ने ऑफर किया एक टैक्स फ्री एनवायरनमेंट, लो क्राइम रेट, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां लोग सिक्योर फील करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह थी कि लोग यहाँ फियर फ्री लाइफ जी सकते थे। उन्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ता था कि इमरजेंसी में क्या करना है। लेकिन 28 फरवरी ने यह इल्यूजन तोड़ दिया। दुबई में कोई पब्लिक बॉम्ब शेल्टर्स नहीं थे। लोग अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स में छुपने पर मजबूर हो गए। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को झूठ बोला कि एक्सप्लोजन्स फायरवर्क्स हैं। ग्रोसरी ऐप्स क्रैश हो गई, सुपरमार्केट्स एम्प्टी हो गए और शहर एकदम से साइलेंट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग दुबई बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। बीचेस खाली थी, एयरपोर्ट्स क्वाइट थे और हाईवे सुनसान। ये वो शहर नहीं था जो दुनिया जानती थी। ये एक रिमाइंडर था कि स्टेबिलिटी एक परमानेंट चीज़ नहीं होती। दुबई का राइस हिस्टोरिकल पैटर्न फॉलो करता है। बेरूत कभी मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल सेंटर था, लेकिन सिविल वॉर ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। बहरीन ने टेम्पोरली गैप फिल किया, लेकिन फिर दुबई ने उसे रिप्लेस कर दिया। हर दफ़ा एक ही फैक्टर काम करता था, स्टेबिलिटी। अब ये साइकिल रिवर्स हो सकती है। यूएई में 300,000 ब्रिटिश नेशनल्स रहते हैं। स्ट्राइक्स के बाद यूके ने इमीडिएटली इवैक्यूएशन सपोर्ट अनाउंस किया। इन्वेस्टर्स अब अल्टरनेटिव सिटीज़ कंसिडर कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर, ज़्यूरिक, लंदन और लिस्बन। जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बढ़ने का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो दुबई के लिए लॉन्ग टर्म चैलेंज बन सकता है। इंटरनेशनल कैपिटल बहुत मोबाइल होता है। वो जहां सिक्योर फील करता है वहां मूव हो जाता है। दुबई ने अपनी सक्सेस एक आइडिया पर बिल्ड की कि ये शहर सेफ है, लेकिन जब ये आइडिया शेक होता है तो इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म रहा तो शायद दुबई अपनी रेप्यूटेशन रिकवर कर ले, लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू रही तो लोग और बिजनेसेस रीलोकेट कर सकते हैं। दुबई का फ्यूचर अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है ट्रस्ट पर, और ट्रस्ट सबसे फ्रेजाइल चीज़ होती है। एक दफ़ा टूट जाए तो उसे रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। दुबई ने दुनिया को एक प्रॉमिस दिया था कि यहाँ सब सेफ है। अब सवाल ये है कि क्या वो प्रॉमिस दोबारा बिलीव किया जाएगा या नहीं, क्योंकि आखिर में शहर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनते, वो आइडियाज़ से बनते हैं। और जब आइडिया टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है।